स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जीएस सुधा बुक की रिवीजन सीरीज चल रही है, जो कि आप लोगों के इसमें पॉलिटी सब्जेक्ट चल रहा है। तो आज हम मेनली 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जो राष्ट्रपति हैं पिछले वीडियो में आपका पूरा कवर कर चुके हैं पॉलिटी के टॉपिक्स में, तो इसमें आज हम जो कवर करने वाले हैं, एक तो आपका उपराष्ट्रपति टॉपिक रहने वाला है। दूसरा टॉपिक जो होगा वो भारत के महान्यायवादी और तीसरा टॉपिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम संसद, लोकसभा, राज्यसभा, उसके कार्य और शब्दावली जो है ये हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर, उपराष्ट्रपति पर। तो उपराष्ट्रपति भाग 5 के अनुच्छेद 63 से 71 में दिया गया और प्रावधान जो है ये आपके अमेरिका से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जो कि अनुच्छेद 64 और 89 में भी दिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसको मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। ये पॉइंट आप ऐसे समझिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, किंतु वो सभापति के रूप में स्थापित होता है, तो उसको जो निर्णायक मत होता है वो देने का अधिकार होता है। और राष्ट्रपति के लिए जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पकानी कोका दियो दसम, आप लोगों को आई होप याद होगी और आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, जैसे ही मैंने बोली होगी आपको याद भी आ गया होगा। तो ऐसे ही आपको एक उपराष्ट्रपति की भी ट्रिक बता देते हैं। ये हमारी ट्रिक नहीं है, ये आपको हर किसी जो ठीक ठाक बुक होगी उसमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक ठाक बुक से ऐसे नहीं, अब लक्ष्मीकांत में ट्रिक देखने के लिए पहुँच जाए, बोले बता दिया अध्ययन गुरुकुल पे बताया गया था तो ट्रिक देखने को मिल जाए। मतलब एक बेसिकली जो बुक्स होती हैं नॉर्मल वनडे एग्जाम्स के लिए, तो उनमें आपको ये ट्रिक्स आसानी से देखने को मिलेंगी। नहीं आप लक्ष्मीकांत या और जो पॉलिटी की अच्छी पुस्तकें हैं उनमें देखने के लिए बैठ जाएं, बोले बताई गई थी अध्ययन गुरुकुल पे तो ट्रिक देखेंगे, फिर आप कमेंट करेंगे वहाँ पे तो ये ट्रिक मिली नहीं थी। नॉर्मली जो वनडे एग्जाम्स की बुक्स होती हैं उनमें आपको ये देखने को मिलेगी। तो ये उपराष्ट्रपति की ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है उसरा उसरा निका चुस। ये आपका चा हो जाएगा, उसरा निका चुस। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये आपके 63, 64, 65, 66, 67, 68 और ये आपका 69 हो गया। तो 63 में क्या दिया, ऊ से आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा, सा से क्या होता है तो सभापति हो जाएगा, और रा से क्या होता है तो राष्ट्रपति का कार्यवाहक। ये 65 में दिया गया है। मतलब जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होता है तो उस समय जो होता है वो उपराष्ट्रपति एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्य करता है। ये आपका 65 में बताया गया। और नी से क्या होगा तो ये आपका निर्वाचन दिया गया है 66 में। का से क्या होगा तो कार्यकाल इसका दिया गया है। और चू से क्या दिया है तो चुनाव का समय 68 में दिया गया है। और सा से क्या है तो ये आपकी जो शपथ होती है ये दी गई है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी और ट्रिक सही भी लगी होगी। शॉर्ट नोट्स में लिख लिएगा, जब आप एक दो बार इसको रिवीजन करेंगे तो आप इसको आसानी के साथ रिकॉल कर पाएंगे नंबर लिख के। चलिए आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता की क्या आवश्यकता होती है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये आपके जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं होती हैं। आगे इसमें हम देखते हैं तो चौथा जो आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर नहीं हो। तो ये भी आपको याद रखना है। और उपराष्ट्रपति हेतु 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं। संविधान के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। कृष्णकांत कार्यकाल के दौरान मरने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। और उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को जो उसके पद की शपथ दिलाता है ये कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति ही उसको उपराष्ट्रपति के पद की जो है वो शपथ आपको दिलाता है। इसमें हम आगे बात करते हैं। तो आगे है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो भी, उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है ये राष्ट्रपति को ही देता है। तो आपने अभी जगदीप धनखड़ वाला केस सुना ही होगा कि एकदम से उन्होंने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था, तो वो राष्ट्रपति को ही इस्तीफा सौंपा गया था बेसिकली, और ये राष्ट्रपति को ही इस्तीफा दिया जाता है। तो आगे इसमें हम बात करते हैं और इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाता है।
ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत का कार्य करता है। यह आपका 65 में दिया गया था। सॉरी, ये पता नहीं नींद से क्यों जमुहाई सी मुझे आ रही है बीच में, इसके लिए रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो राष्ट्रपति का जो पद होता है रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ये मैंने आपको 65 में बताया गया था। उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। मतलब अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है और उपराष्ट्रपति उस पद पर बैठता है तो ये चीज़ सिर्फ 6 महीने तक ही रहेगी। जो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट था, जो प्रेसिडेंट का कार्य कर रहा था, तो वो सिर्फ 6 महीने तक ही लागू होगा। 6 महीने के अंदर अंदर या 6 महीने में उसका चुनाव कराना आवश्यक होता है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों के विशेष अधिकार और वेतन भत्ते का प्रयोग कर सकता है। तो मतलब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति गद्दी बैठेगा तो उसके सारे अधिकार, क्योंकि जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्य कर रहा है तो जो भी राष्ट्रपति के राइट्स होते हैं वो उपराष्ट्रपति यूज़ करेगा, क्योंकि उस समय वो राष्ट्रपति भी है और उपराष्ट्रपति भी है, दोनों पद वो दोनों पद की हैसियत रखता है। आगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है। यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान रख लीजिएगा, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें भाग कौन नहीं लेते हैं, ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपका लोकसभा ऑप्शन में हो जाएगा, दूसरा राज्यसभा ऑप्शन में हो जाएगा, तीसरा आपका विधानसभा ऑप्शन में हो जाएगा, चौथा आपका विधान परिषद ऑप्शन में हो जाएगा, और पांचवा दिया जाएगा ए एंड बी एंड सी, ऐसे मतलब ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा ही सिर्फ उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेती है। विधानसभा और विधान परिषद जो होती हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये भी भाग लेती हैं। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, वे 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये अब नहीं बने हैं, अब 15वें नंबर के आ गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी। तो 15वें नंबर के क्रम के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। और उपराष्ट्रपति आपको एक चीज़ और याद रखना है कि अभी रिसेंट में जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। मान लीजिए इनका कार्यकाल शायद से, मुझे एक्चुअली डेट तो याद नहीं, 27 में शायद से ख़त्म होने वाला था, तो अभी बीच में ये टर्म आउट कर गए हैं, मतलब इस्तीफा इन्होंने राष्ट्रपति को सौंप दिया है। तो अब जो नया चुना जाएगा क्या, तो 25 से 30 तक के लिए चुना जाएगा, तो ये नहीं होगा। मतलब ऑप्शंस में पूछ लिया जाएगा कभी कभी, क्योंकि आजकल सीजीएल में ऐसा ट्रेंड बन रहा है, मतलब जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। तो 25 से 30 के लिए नहीं चुना जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म बचा है, यानी कि 25 से 27 वाला ही रिमेनिंग टर्म बचा है इनका, तो सीपी राधाकृष्णन जी इसी टर्म को पूरा करेंगे। 27 में फिर से एक चुनाव होगा, क्योंकि 27 से 32 तक चलेगा। मान लीजिए 27 में दूसरा राष्ट्रपति चुना जाता है, उपराष्ट्रपति चुना जाता है, और वो 28 में किसी कारण बस राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देता है, तो जो अगला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा वो 28 से सिर्फ 32 तक के लिए होगा। यानी कि जो भी रिमेनिंग टर्म होता है, जब उपराष्ट्रपति अपने पद से मतलब समय सीमा से पहले त्यागपत्र दे देता है, तो वो बचे हुए समय के लिए उपराष्ट्रपति चुना जाता है। उसके लिए नया 5 साल का टर्म नहीं रखा जाता, ये आपको याद रखना है। अगला आता है, तो भारत में अभी तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। हालांकि 2 महिलाओं ने चुनाव लड़ा जरूर है, तो नजमा हेपतुल्ला और मार्गरेट अल्वा। ये 2022 में मार्गरेट अल्वा लड़ चुकी हैं, और नजमा हेपतुल्ला ये आपकी 2007 में लड़ चुकी हैं। 2022 वाला ये आपको, हाँ, ये जगदीप धनखड़ के समय ही लड़ी थी, 22 से 27 तक का, क्योंकि इनका कार्यकाल है, तो 22 से 27 ये जगदीप धनखड़ के खिलाफ ही लड़ी थी। इसके बाद महान्यायवादी हम देखें, तो उससे पहले हम आपको कुछ एक चीज़ और डिस्कस करा देते हैं कि इसमें आपका कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं बुक में। तो ये मुझे बुक का आप सबसे बेकार पार्ट समझिए। इसमें उपराष्ट्रपति तो बताया गया है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी गई है, और बुक में बताया जाता है इस बुक को, मतलब जो एक मुझे लगता है ऐसी जानकारी ये होनी चाहिए थी, जो बेसिक सी जानकारी थी, ये आपकी यहाँ पे छोड़ दी गई हैं, और ये एग्ज़ाम में कभी कभी अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो अब पता नहीं, ये राइटर्स नवीन शर्मा सर हैं। आई बुक का रिव्यू, ओवरऑल रिव्यू ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ी लैक्स यहाँ पे दी गई हैं बुक में, जो चीज़ें नहीं दी गई हैं। चलिए उस पर हम बाद में बात करते हैं आगे, जब लास्ट को बुक में फिर सब जब फिनिश कर देंगे हम, तो उस पर ज़रूर बुक के
जो डीमेरिट्स हैं उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे लास्ट वीडियोज़ में। अभी हम आपको पहला ये कंप्लीट कराते हैं बुक, जो हमारा टारगेट है। तो इसमें अगर हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो यह राज्यसभा का सभापति होता है, इसी कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग प्रक्रिया आएगी तो ये सबसे पहले राज्यसभा से ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है। और महाभियोग प्रक्रिया में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जो राष्ट्रपति के लिए नियम था 1/4 यानी कि 25% सदस्य चाहिए होंगे। ऐसे मुंह उठा के कोई भी राज्यसभा का सदस्य उठेगा, बोलेगा हम उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू करना चाहते हैं, तो ऐसे मुंह उठाकर कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता है। तो इसको 1/4 सदस्य यानी कि 25% मतों की ज़रूरत होती है, मतलब हस्ताक्षर चाहिए होते हैं महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जब इसे राज्यसभा में पारित करते हैं तो लोकसभा में भेजने के 14 दिन पूर्व इसको, मतलब लोकसभा में जब ये भेजा जाता है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, तो 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है ताकि वह अपनी बात रख सके। यदि लोकसभा 2/3, लोकसभा का प्रतिशत क्या है 2/3, जो कि ये 66% बनता होगा, हाँ 66% ही बनता है, मत से पारित कर देती है तो उसे हटा दिया जाएगा। अब तक किसी भी उपराष्ट्रपति को महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर क्या था, तो इसे मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके बता देता हूँ। ये आपकी लोकसभा हो गई, ये राज्यसभा हो गई। राज्यसभा में पारित के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है, तो जो कि 66% होता है। अब राज्यसभा से ही शुरू होता है, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि राज्यसभा का वो पदेन सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग होगा वो राज्यसभा से ही उसकी शुरुआत की जाएगी। शुरुआत मतलब प्रारंभ के लिए 1/4 जो कि 25% जो होते हैं हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, और पारित के लिए जो दूसरा स्टेप होता है उसमें भी 2/3 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए, यानी कि 66% मत होने चाहिए। ठीक है, और इसमें एक आर्टिकल मैं आपको जो डिस्कस कराऊंगा वो तो आगे 76 आर्टिकल से हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो उपराष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है, तो एक होगा कि 71वां राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। मतलब जो राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति होते हैं, इनका जो विवाद होगा वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई की जाएगी। और अनुच्छेद 72 में हम राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान सकते हैं, ये तो आपको मैंने बताया ही था, उसमें डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो अनुच्छेद 62 होता है, ठीक है, अनुच्छेद 62 में हमने क्या पढ़ा था, इसमें सॉरी वो राष्ट्रपति का ही होता है, जो मैंने आपको उसमें बताया नहीं था। तो अनुच्छेद 62 में त्याग पत्र की स्थिति जो बनती है, तो मृत्यु, महाभियोग, अवैध कार्यकाल और मतलब और भी जो अन्य अपरिहार्य कारण दिए जाते हैं उसके हिसाब से भी, जो मतलब यहाँ पे डिस्कस नहीं किए गए हैं, तो उनके हिसाब से भी त्यागपत्र किया जा सकता है। तो ये चीज़ें थी। तो अगला टॉपिक हम महान्यायवादी को डिस्कस करते हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल, जो आर्टिकल 76 में दिया गया है आपका। ठीक है, आर्टिकल 76 की हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 76 बेसिकली किसके बारे में बताता है, तो अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। तो प्रसाद पर्यंत पद क्या होता है, राष्ट्रपति की जब तक मर्जी है तब तक वो अटॉर्नी जनरल बना रहेगा। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता है, जो सरकार डील करती है, जो पीएम जो तय करता है, मतलब कैबिनेट तय करती है, वही बनता है। रियल में अगर देखा जाए संविधान के हिसाब से तो वो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत ही होता है। अगला देखते हैं, महान्यायवादी को संसद सदस्यों की तरह सभी उन्मुक्तियां तथा विशेष अधिकार प्राप्त हैं। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएँ होती हैं। ठीक है, भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे, इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमणी हैं। और अटॉर्नी जनरल ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। मतलब अटॉर्नी जनरल किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, राज्यसभा में भी दे सकता है या लोकसभा में दे सकता है, लेकिन जब मत की बात आएगी तो वो किसी भी सदन में मत नहीं दे सकता है। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है
और वह सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल व 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो ये आपके अटॉर्नी जनरल के कुछ महा पॉइंट थे। और इसका अटॉर्नी जनरल का जो वेतन होता है ये भी आप लिख लीजिए, संचित निधि से नहीं होता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अटॉर्नी जनरल का जो वेतन होता है, जो आपकी संचित निधि होती है, उससे नहीं दिया जाता है, बल्कि ये प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। और केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे महान्यायवादी, ये तो जब अटॉर्नी जनरल ही है तो जितने भी कानूनी काम है केंद्र सरकार के वो यही करता है। और जो योग्यता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज के बराबर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तो इसमें कुछ इतना बताने का है नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बताए हैं कि ये अक्सर आपको याद होने चाहिए। ये प्रश्न जो मैंने आपको बताया ये मैंने संचित निधि से नहीं मिलता है, और बल्कि ये प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। तो आप कहेंगे ये बुक में नहीं लिखा है, तो ये मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट है। कभी आपको अगर टाइम मिले या आप पढ़ते भी होंगे, आप लोग बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ी होगी, तो लक्ष्मीकांत हिंदी एडिशन या इंग्लिश एडिशन पढ़िएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से पॉलिटी को उसमें समझाया गया है। अगर आप थोड़ी रुचि रखते हैं पॉलिटी पढ़ने में, अच्छा सब्जेक्ट है। और जो और भी अच्छी बुक्स हैं, इंग्लिश पब्लिकेशंस हैं लक्ष्मीकांत के अलावा ही, क्योंकि लक्ष्मीकांत एक नॉर्मल बुक है, लूसेंट में भी आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। तो हम प्रेफर करेंगे, अगर आप लोग रुचि रखते हैं, मतलब ऐसे फालतू के नहीं पढ़ लिया बोले, अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा और डीप जाने का, तो आप जो वनडे एग्ज़ाम्स के अलावा जो पीसीएस वगैरह की बुक्स होती हैं उन सब्जेक्ट की, तो उनको थोड़ा डीप में पढ़िए, तो वहाँ से आपको और इंटरेस्ट पैदा होगा उस सब्जेक्ट के लिए। बाकी अपने टॉपिक के पे आते हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, जो कि अनुच्छेद 148 में दिया गया है। सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ये यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बुक में यहीं पे दिया गया है भाई। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदवी 6 वर्ष या 6 वर्ष की आयु तक, मतलब 6 वर्ष होती है या 65 वर्ष की आयु तक ही इसकी पदविधि होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे इसमें आता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद के दोनों सदनों में समावेदन पर हटाया जा सकता है। इसका वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ये जो होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य होता है। इसमें हम आगे देख लेते हैं जो बचता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लर सा दिख रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा ये फ़ोटो को, क्योंकि बीच वीडियो में अब इसको हम हटा नहीं सकते हैं, तो एक ये भी हमारी समस्या हो जाती है। बाकी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो मैंने पिछला बताया था वो तो आपको पता ही, वो ठीक था फ़ोटो। ये थोड़ा इतना ब्लर हो गया है, तो इसके लिए रियली सॉरी। तो वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को देता है। ठीक है, और इसमें आता है कि वह संसद की लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। भारत का प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षा, जो भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक थे, बी नरहरि राव थे। तो ये बी नरहरि राव प्रथम महालेखा परीक्षक नियुक्त थे। भारत के वर्तमान में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो के संजय मूर्ति हैं। तो ये के संजय मूर्ति अभी शायद से ये हट गए हैं और ये नए आ गए हैं, तो ये आयु मुझे अभी नाम रिकॉल नहीं हो रहा है। एक बार आप लोग ये दोनों देख लीजिएगा, नए जो आए हैं। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एकल सदस्यीय संस्था है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल लेखा परीक्षण का ही कार्य करते हैं। तो इसके आगे हम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक और जो एग्जाम में आता है आपका वो देखेंगे। तो टॉपिक आपके रहने वाले हैं संसद में लोकसभा और राज्यसभा को हम डिस्कस करेंगे। और इनमें जो विधेयक होते हैं वो किस प्रकार के विधेयक होते हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली, संसद के कार्य, संसद की वित्तीय समितियाँ और प्रधानमंत्री हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और इसमें जो सरकारी उपक्रम समिति होती है, लोक लेखा समिति की होती है, संसद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि पूरा वीडियो जो संसद से संबंधित होता है वो हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है और यहाँ से एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं संसद टॉपिक के साथ। धन्यवाद। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट लगती है, जिससे दोस्तों का भी भला हो सके, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा इससे।